तलबा और तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Faisal. I am here to represent recording number 12, class 8 general science chapter number 3 biotechnology. सबसे पहले आप बच्चों के लिए एक छोटा सा मैसेज कि ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप अपने तालीमी इम्तिहानात में नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपनी तालीम और उम्र के हिसाब से मजीद तालीम हासिल करें। आप अपने पेरेंट्स को मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर जैसे आसानी हो हमारी तालीमी वीडियोस को के जरिए तालीम हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट करें और कोशिश करें बच्चों के डेली 1 से 2 घंटे आपने लाजमी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है। इससे फायदा ये होगा कि जब आप स्कूल जाएंगे, जब आप पेपर्स की तैयारी करेंगे तो आपको ज्यादा स्ट्रगल करने की या एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे प्लेटफॉर्म पर मुफ्त तालीम ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है और आप हमारे YouTube चैनल फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल पे आप तमाम सब्जेक्ट्स की और तमाम क्लासेस की तालीमी वीडियोस से आप फायदा उठा सकते हैं। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। रिकॉर्डिंग नंबर हमारी 12 है। ये हमारी चैप्टर नंबर 3 बायोटेक्नोलॉजी जो कि आपकी बुक पर भी है। तो आज हम इसका स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं इसके अंदर हम क्या क्या मेन चीजें इसको कवर करेंगे। इसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करना है, एक्सप्लेन हाउ डीएनए रेप्लिकेट, कि डीएनए किस तरह रेप्लिकेट होता है, डुप्लीकेट होता है, किस तरह उसकी हमने कॉपी बना सकते हैं। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन डीएनए जीन्स एंड क्रोमोसोम, कि डीएनए जीन्स एंड क्रोमोसोम के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। ये लास्ट चैप्टर मैंने डिटेल से बताया था, तो इस चैप्टर में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिफाइन बैक्टीरियम, के बैक्टीरियम क्या होता है, बैक्टीरिया का वर्ड आपने सुना हुआ है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। एक्सप्लेन हाउ जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू, कि हम किस तरह जीन्स को, जो भी हमारी जीन्स होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की जीन्स है, उसको हम बैक्टीरिया सेल के अंदर किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरह उसके अंदर डाल सकते हैं, ये भी हम बात करेंगे। लिस्ट सम बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, के बायोटेक्नोलॉजी की कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में अवेलेबल है। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन दैट जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट फूड्स कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एसेंशियल, कि अगर हम मुख्तलिफ फूड्स के अंदर अगर हम ये वेरिएशन डालते हैं, जेनेटिक वेरिएशन डाल दें तो किस तरह अफेक्ट कर सकती है। फिर हमने उसके बाद एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड बायोटेक्नोलॉजी वो डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन हाउ बायोटेक्नोलॉजी अलाउज मीटिंग द न्यूट्रिशन, कि बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हम किस तरह अपनी जरूरियात पर काबू पा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। एप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज इन द एरियाज लाइक इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन एटसेट्रा इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी, कि नॉलेज की जो हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, आपको ये है कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, नई से नई प्रोडक्ट्स आ रही है मार्केट के अंदर, नई से नई चीजें आ रही हैं, तो वो सब किसकी वजह से कि हम जो नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं किस कौन कौन से फील्ड में, जैसे इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, तो वो क्या कहलाती है, टेक्नोलॉजी कहलाती है। द टेक्नोलॉजी इन विच लिविंग थिंग्स आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज टू हेल्प एंड बेनिफिट ह्यूमन। अब जैसे हम लैपटॉप, नए से नए लैपटॉप आ रहे हैं तो हम कहते हैं उसकी नई टेक्नोलॉजी, इसके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, तो उसके अंदर हम एक नॉन लिविंग थिंग्स को मॉडिफाई करके उसके अंदर एक नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। लेकिन वो कह रहा है जब द टेक्नोलॉजी इन विच लिविंग थिंग्स आर यूज्ड, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर जानदार इस्तेमाल होते हैं, आई समझ, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी इन विच लिविंग थिंग्स आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज, बहुत से तरीकों में हम लिविंग थिंग्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं टू हेल्प करने के लिए एंड बेनिफिट ह्यूमन बीइंग्स, इंसान को बेनिफिट पहुंचाने के लिए अगर हम लिविंग थिंग्स को मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करें तो वो क्या कहलाती है, बायोटेक्नोलॉजी। देखो बायो, जिंदगी को हम बायोलॉजी आपने पढ़ी है, बायो कहता है लिविंग थिंग्स, ठीक है, टेक्नोलॉजी हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट वेज में। तो बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब हुआ कि ऐसी टेक्नोलॉजी, ये देखो बायो कहते हैं लिविंग थिंग्स को और टेक्नोलॉजी
यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर हम लिविंग थिंग्स का यूज करके नई चीजें बनाएं और ऐसी चीजें बनाएं जो हमारे इंसान के लिए फायदेमंद हो, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में काम आ सके। तो वो क्या कहलाती है बच्चों? बायोटेक्नोलॉजी। यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम लिविंग थिंग्स को, जानदार को इस्तेमाल करके नई चीजें बनाएं, नई प्रोडक्ट बनाएं, वो क्या कहलाती है? बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। तो ये बच्चों यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, इसको याद करना कि the technology in which living things are used in different ways to help and benefit human beings is called biotechnology। यानी हम जानदारों का हिस्सा जो इस्तेमाल है वो कर इसलिए रहे कि इंसान को फायदा मिले, ठीक है, तो वो चीज कहलाएगी बायोटेक्नोलॉजी। अब वो कहते हैं कौन कौन सी चीजें यूज हो सकती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो हम अपनी आंख से देख नहीं सकते, वो कहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे जानदार, आर यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड। ये जो हम ब्रेड खाते हैं, ठीक है, आप योगर्ट, ये दही आपने यूज की, चीज, विनेगर एंड सेवरल मेडिसिन। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब ये जो योगर्ट बनता है इसके अंदर भी लिविंग थिंग्स होती हैं जो इसको दही में कन्वर्ट करता है। इसी तरह विनेगर, जो सिरका हो गया, चीज, पनीर हो गई, ब्रेड, ये सब किसकी वजह से है? कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया और हमारे नतीजे में क्या चीजें मिली है? ब्रेड मिली है, योगर्ट मिली है, चीज मिली है। तो ये हमारे फायदे के लिए, हम इसको खाते हैं हम रोजमर्रा जिंदगी में। तो ये सब किसमें आ जाएगा? बायो टेक्नोलॉजी की ये टाइप के अंदर। तो वो कहता है फर्मेंटेशन, टिश्यूज कल्चर एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, फर्मेंटेशन, टिश्यू कल्चर, ये सब किसके फ्रूटफुल की वजह से? बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। आर द प्रोसेसेस एंड टेक्निक्स इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो कहता है फर्मेंटेशन ऐसा प्रोसेस है, टिश्यू कल्चर और जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये ऐसे 3-4 प्रोसेसेस हैं जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, छोटे जानदारों का हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं कि उनसे कोई बेहतरीन प्रोडक्ट बने, कोई अच्छे प्रोडक्ट बने जो इंसानी लाइफ के लिए क्या हो? फायदेमंद हो। अब कहते हैं इन दिस चैप्टर आपने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन करनी है यहाँ से। उसके बाद आपने ये कहना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यूज करते हैं, या आप एग्जांपल के तौर पे किस लिए यूज करते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को? ब्रेड बनाने के लिए, योगर्ट के लिए। फिर उसके बाद वो 3 प्रोसेस बताया फर्मेंटेशन, कि हम उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। वो कहता है इन दिस चैप्टर some principles and techniques used in biotechnology will be introduced। वो कहता है कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट कैसे बनती है, हम प्रोडक्ट कैसे हासिल कर सकते हैं। तो ये चीजें, जनरल एप्लीकेशन भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ज़राअत के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी किस तरह अहम किरदार अदा करती है। इन्वायरमेंट, हेल्थ के लिए, फूड के लिए, ये बायोटेक्नोलॉजी क्या है। अब बायोटेक्नोलॉजी समझ आ गई कि बायोटेक्नोलॉजी मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम लिविंग थिंग्स का इस्तेमाल करें, इसके लिए कि इंसानी जिंदगी को फायदा पहुंचाने के लिए लिविंग थिंग्स का इस्तेमाल करें, लिविंग थिंग्स का इस्तेमाल करके नई प्रोडक्ट्स बनाएं। और लिविंग थिंग्स के इस्तेमाल में हम ज्यादा यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे जानदार होता है, आप उनको क्या करते हैं? ज्यादा यूज करते हैं इस फील्ड के अंदर। बायोटेक्नोलॉजी क्लियर हो गई है। अब जैसे ये वैक्सीन्स बन रही है, कई किस्म के डिटर्जेंट्स बन रहे हैं और काफी ऐसी चीजें फूड प्रिजर्वेशन के लिए, ये सब किसकी वजह से है? बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। बायोटेक्नोलॉजी की वजह से चीजें आसान हो रही हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एप्लीकेशंस। ये आपकी बुक में नहीं है, मैं आपको जनरल बता रहा हूँ कि एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फूड, के फूड के अंदर भी बायोटेक्नोलॉजी का किरदार है। फार्मास्यूटिकल्स, ये जो दवाई वगैरह बनाते हैं उनमें भी बायोटेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल है। एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, जो ज़राअत की जो इंडस्ट्रीज है उसके अंदर हम क्या करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में आ गया, डायग्नोस्टिक्स के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं कि बीमारियों की तशखीस के लिए, थेराप्यूटिक्स के लिए, वैक्सीन के लिए, जैसे आजकल आप कोविड-19 की वैक्सीन का बार बार सुन रहे हैं, तो ये किसकी बदौलत है? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही वैक्सीन बनती है। यानी बायोटेक्नोलॉजी से ही हम क्या बनाते हैं? वैक्सीन बनाते हैं। एग्रीकल्चर में भी हम, ज़राअत में भी प्लांट एग्रीकल्चर फार्म्स बनाते हैं, फूड प्रोसेसिंग बनाते हैं। यानी हम प्लांट्स के अंदर ऐसे
जीन्स में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं जिससे हमें ज्यादा फसल मिलती हो। तो ये सब किसकी वजह से? बायोटेक्नोलॉजी। यानी बस टेक्नोलॉजी में हमें लिविंग थिंग्स का इस्तेमाल करना है, कोई भी लिविंग थिंग्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम ज्यादा यूज करते हैं। इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, माहौल के लिए क्या, इसके लिए हम कहते हैं जैसे आजकल पोल्यूशन ज्यादा है तो हम ऐसे लिविंग थिंग्स के अंदर ऐसे जीन्स प्रोड्यूस कर देते हैं, इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, तो ये पॉल्यूशन को क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। ये हार्मफुल गैसेस क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है कुछ गैसेस। तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। इंडस्ट्री के अंदर हम एनर्जी प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। कोई नया मटेरियल बना रहे हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजी। और इसी तरह अब हम अपने मेन पेज पर आते हैं जो आपकी बुक में भी है, पेज नंबर 33। इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ये हमने की पॉइंट में भी पढ़ा था, यू नीड टू नो, आपको मालूम होना चाहिए। और ये सेक्शन आपने लास्ट चैप्टर में मैंने आपको डिटेल में पढ़ा है, तो ये आपको जब वो समझ आ गया होगा तो ये आपके लिए इजी है। वो कहता है रिलेशनशिप बताना है अपने क्रोमोसोम्स का, डीएनए का एंड जीन्स का। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्रोमोसोम्स कहलाता है। अब क्रोमोसोम किससे मिलकर बना है? डीएनए और प्रोटीन से। अब देखो डीएनए उसी के अंदर आ गया, ठीक है। अब डीएनए का कोई भी सेक्शन हो, कोई ऐसा पार्ट हो, कोई भी सेक्शन, वो क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। तो तीनों रिलेट हो गए, यानी क्रोमोसोम मिलके बना डीएनए से, और डीएनए का कोई भी पार्ट क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। As we learned in previous chapter, के हमने पिछले चैप्टर में जो पढ़ा था, there is a close structural and functional relationship, इन तीनों के दरमियान एक close functional भी और structural relationship है। तो ये पॉइंट्स देख लेते हैं कुछ। Chromosomes are thread-like structure found in nucleus of cell, ये हम पढ़ चुके हैं। They are made up of DNA and proteins, ये बात भी हमने अब रिवाइज हो गई आपकी, ये आपको दोबारा। DNA is the hereditary material, ये पढ़ चुके हैं, वही बात कर रहे हैं। कितना इजी है। जीन्स क्या होती है? हमने कहा था डीएनए का पार्ट होता है, सेक्शन होता है। तो जीन्स, द सेक्शन ऑफ डीएनए आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। जाहिर सी बात है वो डीएनए का होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर होता है, तो जीन्स भी क्रोमोसोम्स पे होंगी। एंड कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ हेरिडिटरी, मैंने आपको बताया था जीन्स ही होती है जो हमारे जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स है जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होते हैं उनको कंट्रोल करती हैं। अगर वो जीन्स ना हो तो वो कैरेक्टर्स कंट्रोल नहीं होंगे। In human cells there are more than 1000 genes, वो कहता है एक ह्यूमन सेल के अंदर more than 1000, 1000 से ज्यादा जीन्स होती हैं और ना सिंगल क्रोमोसोम, यानी एक सिंगल क्रोमोसोम है ना, इसके अंदर 1000 से ज्यादा जीन्स मुश्तमिल है। ठीक हो गया, ये क्रोमोसोम, ये डीएनए, ठीक है। डीएनए का कोई भी पार्ट हो वो क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। और हमें पता है जीन्स में ये सब क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। तो ये चीज दोबारा रिपीट की है जी। अब हमारा जो मेन टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेट होना, रेप्लिकेशन कहते हैं डुप्लीकेट होना, कॉपी बनाना। कि एक डीएनए, फॉर एग्जांपल ये एक डीएनए, ये अपनी एक इसी तरह सेम कॉपी बना ले, तो ये क्या कहलाएगा? डीएनए रेप्लिकेशन। अब इसको हम स्टडी करते हैं। डीएनए हैज यूनिक प्रॉपर्टी, कि डीएनए की एक यूनिक प्रॉपर्टी है टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, कि वो अपने आप को रेप्लिकेट करे, अपने आप को डुप्लीकेट करे, अपने आप को कॉपी बनाए अपने आप की। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज अ प्रोसेस। अब ये डेफिनेशन है, इसको आपने याद करना है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज अ प्रोसेस, ये एक फॉर्मल है, बाय विच डीएनए मेक्स इट्स कॉपी, कि वो जिस, यानी डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा अमल है जिसकी मदद से डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। यानी वो अमल जिससे डीएनए अपनी कॉपी बनाए वो क्या कहलाता है? डीएनए रेप्लिकेशन। क्लियर हो गई? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज अ प्रोसेस बाय विच डीएनए मेक्स इट्स कॉपी, कि डीएनए अपनी कॉपी बनाए, उस अमल को क्या कहते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। The process of DNA replication takes place in the nucleus. अब ये जो डीएनए रेप्लिकेट होता है ये कहाँ पर होता है? हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, न्यूक्लियस के अंदर होता है और इंटरफेस के दौरान होता है, जब क्रोमोसोम अपने वो क्या हो जाता है? रेप्लिकेट करना शुरू हो जाता है। तो the process of DNA replication takes place in the nucleus of the cell during interphase। ये लाइन भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो ये भी इजी लाइन है। यदि प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस बच्चों कहां पर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। और किस फेज के दौरान होता है? इंटरफेस के दौरान। किसके दौरान? इंटरफेस के दौरान। फिर उसके बाद क्या होता है? सेल डिवाइड हो रहा होता है। तो द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है इंटरफेस में।
अब देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होती है, डीएनए अपनी कॉपी कैसे बनाता है, ये किस तरह का अमल होता है। इस अमल को आपने गौर से देखना है, ये कैसा प्रोसेस होता है। The first step, पहला जो स्टेप होता है, ये मैं वन लिखूं। The first step in DNA replication is unwinding of its double helix structure. बच्चों ये अनवाइंडिंग है या वाइंडिंग है? ये है वाइंडिंग स्ट्रक्चर। ये देखो ये वाइंड हो रहा है, ये बल नहीं कहते वाइंडिंग, जैसे रस्सी पर बल आ जाते हैं, तो ये वाइंडिंग स्ट्रक्चर है। तो कहते हैं सबसे पहले तो इसकी वाइंडिंग खत्म करनी है, यानी इसको अनवाइंड करना है। The first step in DNA replication is unwinding of its double helix structure. ये double helix structure है ना, मैंने कहा था एक स्ट्रैंड ये और एक स्ट्रैंड ये, 2 हो गया, तो 2 स्ट्रैंड का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहलाता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको अनवाइंड करना है। पहला स्टेप क्या है बच्चों डीएनए रेप्लिकेशन का, कि अनवाइंड करना है। ये अनवाइंड करना है आपने, पहला स्टेप है बच्चों अनवाइंड। अब है कि the first step in DNA replication is unwinding of its double helix structure and separation of 2 strands from each other. और फिर क्या होगा, जब ये अनवाइंड हो जाएगा तो अब जो इसके स्ट्रैंड है वो एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाएंगे, अलग सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। पहले आपने क्या किया, अनवाइंड किया। अब क्या करना आपने, the separation of 2 strands, हमने पता है ना 2 स्ट्रैंड है 1 और 2, अब इनको आपने क्या करना है, जुदा करना है, आपस से अलग करना है, from each other like the separation of 2 strands of an open zipper। जैसे आप जिप होती है, आपने जब जिप क्लोज करते हैं तो वो जुड़ जाती है, एक किस्म का आपको जिप जुड़ी हुई नजर आती है। जब आप उसको जिप को ओपन करते हैं तो आप देख रहे होते हैं उसके जो स्ट्रैंड है वो ओपन होना शुरू हो जाते हैं। तो डीएनए का भी हमने ऐसे ही करना होता है कि पहले डीएनए वाइंड है, उसको अनवाइंड कर दो। अब ये इस तरह के 2 स्ट्रैंड बन गए डीएनए आमने सामने, अब ये जुड़े हुए हैं आपस में, ये देखो मैं फिंगर से बता रहा हूँ, जुड़े हुए। अब आपने क्या करना है, इन स्ट्रैंड को अलग करना है। अब ये अलग हो गया, तो ये हमारा पहला स्टेप है कि हमने ये पहला स्टेप ये करना है। सबसे पहले अनवाइंड करना है, फिर उन स्ट्रैंड्स को क्या करना है, अलग करना है, सेपरेट करना है। मैं डायग्राम आगे बनाएंगे पेज नंबर 34 पर, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो बच्चों, ये है ये वाइंडिंग डीएनए, फिर हमने इसको अनवाइंड करना है, समझो ये अनवाइंडिंग है, ठीक है। अब कितने स्ट्रैंड है, 1 और ये 2। अब ये स्ट्रैंड है ना, अब इनको अगला स्टेप है कि इनको क्या करना है, सेपरेट करना है दरमियान से। अब ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया। पहले अनवाइंड किया हमने, ये अनवाइंड हो गया। अब हमने इसका क्या किया, सेपरेट कर दिया, ठीक हो गया, कोई मुश्किल। अब ये देखिए डीएनए है ना, अब ये एक स्ट्रैंड इसका अलग हो गया और दूसरा स्ट्रैंड इसका अलग हो गया, लेकिन अभी भी ये इसका मतलब है ये अलग हो गया कि किसी और, अगर मैं इसी तरह का कोई और न्यूक्लियोटाइड या कुछ हो, कोई और स्ट्रैंड ले आऊं उसके सामने, तो ये उसके साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, उसके साथ ये कंबाइन हो जाएगा। ये हम आगे देखेंगे। अब क्या होगा, सेकंड स्टेप पर आओ। In second step, each of these strands produces a new strand using nucleotide। कि जो हर जो स्ट्रैंड है, अब ये ओल्ड है, अगर हमने नया स्ट्रैंड बनाना तो उसके सामने लाना पड़ेगा। In second step, each of these strand क्या करेंगे, produces a new strand, एक नया स्ट्रैंड बनाएंगे अपने सामने यूजिंग न्यू न्यूक्लियोटाइड। और ये कैसे बनेगा, जब न्यूक्लियोटाइड वो यूज करेगा। इसके सामने मैं कहूं कि एक हमने इसी तरह का बनाना है, तो मुझे इसके सामने ऐसे न्यूक्लियोटाइड लाना पड़ेगा। ये देखो इसके सामने बिल्कुल सेम इसी तरह का लाना पड़ेगा, ताकि ये क्या बने, एक डबल स्ट्रैंड बन जाए। अब बच्चों ये डबल स्ट्रैंड बन गया, बिल्कुल बन गया कि सर ये पुराने वाला था और ये नया वाला मैंने अभी बनाया, तो ये डबल स्ट्रैंड दोबारा बन गया, ये डबल स्ट्रैंड बन गया। अब इसी तरह इसके सामने भी मैं ऐसे करूंगा, इसके सामने भी मैं ऐसे करूंगा कि मैं इसका नया स्ट्रैंड बनाऊं, ये इस तरह। ये बात वो कर रहा है कि जो पुराना स्ट्रैंड है वो नया स्ट्रैंड बना सकता है, अगर आप उसके सामने क्या ले जाए, न्यूक्लियोटाइड्स ले जाए। क्या ले जाए बच्चों, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ले जाए। हमने कहा ना न्यूक्लियोटाइड्स ही डीएनए बनाता है, तो ये न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ले जाए। अब ये दूसरा स्ट्रैंड बन गया, ठीक हो गया। और कहते हैं सेकंड स्टेप में क्या है, ईच ऑफ दिस स्ट्रैंड्स प्रोड्यूसेस अ न्यू स्ट्रैंड, कि नया स्ट्रैंड बनाते हैं यूजिंग न्यू न्यूक्लियोटाइड। किसकी वजह से नया स्ट्रैंड बनाते हैं, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स के, नई चीज लाने के लिए। In this way, one double-strand DNA molecule produces its identical copy of 2 daughter
DNA molecules are formed. Each daughter DNA contains one strand and one. अब मेरे पास अब इसको डायग्राम देखो, ये DNA स्ट्रैंड जो ऊपर वाले थे वो अलग हो गए। अब यहाँ पर न्यू स्ट्रैंड आ रहा है, एक न्यू स्ट्रैंड में इसके सामने लेकर आओ और एक न्यू स्ट्रैंड इसके सामने लेकर आओ, तो ये नया स्ट्रैंड इसके साथ बन गया, ये नया स्ट्रैंड इसके साथ बन गया, अब एक स्ट्रैंड इसके साथ बन गया। तो मुझे ये बताओ पहले कितने स्ट्रैंड थे? पहले एक ही डीएनए था, ठीक है, उसके दो स्ट्रैंड थे। अब देखो 1 2 3 4, देखा जाए तो अब कितने स्ट्रैंड बन गए? 4। इसका मतलब है डीएनए का पहले जो एक था 2 स्ट्रैंड वाला, अब उसने अपनी एक और कॉपी बना ली, एक कॉपी ये बन गई और एक कॉपी ये बन गई, तो ये 2 डॉटर स्ट्रैंड बन गए। दोबारा देखो, इन दिस वे वन डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल, तो जो वन डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल इसकी बात कर रहा है, प्रोड्यूस इट्स आइडेंटिकल कॉपी एंड 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल आर फॉर्म। अब वो 2 डॉटर कैसे बन गए? एक ये और एक ये। ईच डॉटर डीएनए कंटेन्स वन न्यू स्ट्रैंड। अब आप इसमें गौर करें कि ये पुराना स्ट्रैंड है और एक न्यू स्ट्रैंड है। इसी तरह इसमें देखें तो एक न्यू स्ट्रैंड है और ये पुराना स्ट्रैंड है, तो वो कहता है ईच डॉटर डीएनए। ये डॉटर डीएनए क्यों कहा हमने? क्योंकि ये पेरेंट था, इसके सामने हमने एक और नई चीज, एक और नया स्ट्रैंड बनाया, तो जिसकी वजह से हम इसे कहेंगे डॉटर। डॉटर हम ये कहते हैं ना कि नई चीज बने, वो डिवाइड हो जाए, तो वो कहता है कि ईच डॉटर डीएनए कंटेन वन न्यू स्ट्रैंड, के हर डीएनए के पास एक नया स्ट्रैंड है और वन स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड एंड वन स्ट्रैंड ऑफ द पेरेंट है, कि हर डीएनए के पास एक पुराना स्ट्रैंड है और एक न्यू वाला, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो इसके अंदर नया स्ट्रैंड है और ये पुराना स्ट्रैंड। तो इस तरह डीएनए क्या करता है बच्चों? रेप्लिकेशन करता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है। सबसे पहला स्टेप में आपने इसकी अनवाइंडिंग करनी है, इसको खोलना है, इसके बल उतारना है, ये फिर इस शक्ल में आ जाएगा। इस शक्ल में आने के बाद आपने इसको सेपरेट करना है, ये इस तरह ये सेपरेट हो जाएगा। अब ये सेपरेट होने के बाद एक डीएनए था ना, अब ये सेपरेट हो गया, अब ये एक स्ट्रैंड बन गया इसका अलग और इसका अलग स्ट्रैंड। अब मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये एक स्ट्रैंड है ये किसी और के साथ मिलके पूरा ही डीएनए की कॉपी बना देगा, ये वाला किसी और के साथ मिलके ये भी डीएनए की कॉपी बना देगा, क्योंकि डीएनए क्या होता है? टू स्ट्रैंड पे होता है। अब देखो यही हुआ है, ये वाला जो ये स्ट्रैंड अलग हो गया था, इसने न्यू वाले के साथ इस वाले के साथ कॉपी बनानी शुरू कर दी, तो ये बन गया, ये डन हो गया, ठीक है, ये पूरा बन गया, जिसके अंदर एक पुराना का स्ट्रैंड था और एक नए वाला। ये जो ब्लू है, ये पर्पल जिसे हम कह सकते हैं, तो ये है न्यू स्ट्रैंड, ये नया बनाया हमने, नया उसके साथ जोड़ा है, ये समझ। और ये क्या है? पुराने वाला। मैं पी से पुराने वाला लिख रहा हूँ, ठीक हो गया, ओल्ड लिख दो, ओ लिख दो। अब इस वाले से ये बन गया पूरा, एक डीएनए की कॉपी बन गई, एक बन गई, एक डॉटर। उसके बाद ये वाला जब इसकी बारी आई तो इसने भी इसके साथ न्यू स्ट्रैंड बनाना शुरू कर दिया। जब इसने न्यू स्ट्रैंड बनाना शुरू कर दिया तो अब ये वाला बन गया। तो कितने 2 डॉटर डीएनए हमारे पास बन गए? एक डीएनए से हमने कितने डॉटर डीएनए बना लिए? 2 डॉटर डीएनए वाले। इसका मतलब है डीएनए की क्या हो गई है? कॉपी हो गई है। ये वाला डीएनए इसकी कॉपी बन गई और ये इसकी कॉपी बन गई। अब डीएनए क्या हो गया? कॉपी बना चुका है। यही हमारा था डीएनए रेप्लिकेशन। क्या डीएनए को हम किस तरह रेप्लिकेट कर सकते हैं, डीएनए को हम किस तरह उसकी कॉपीज बना सकते हैं। ये कॉपी बन गई है डीएनए की, ये भी कॉपी बन गई है। तो कहता है कि जो वन डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस इट्स आइडेंटिकल कॉपी एंड 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। ये जो वन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ये जो मॉलिक्यूल था, इसने क्या किया? आइडेंटिकल कॉपी बनाई है। ये देखो सेम ही कॉपी बनी है। एंड 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। और ये इस तरह 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल। अब ये डीएनए सेम कॉपी हुआ है। ये देखो ये स्ट्रैंड इसका पिछले वाले का था, तो ये नया स्ट्रैंड भी इसके साथ सेम कॉपी हुआ है। इसी तरह ये वाला इसके साथ नया कॉपी। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ एक डीएनए, एक ये डीएनए हो गया और एक ये 2 डीएनए हो गए। अब ये बताओ कितनी कॉपीज बना सकता है? तो आप कहोगे ये जो एक डीएनए है ये तो 2 बना देगा अपनी कॉपी। ये जैसे ये 2 बना, ये वाला एक और डीएनए ये भी अपनी कितनी बनाएगा? 2 कॉपी।
तो कितने हो गई, 2 डीएनए ने कितने कॉपीज बनाई है, 4 कॉपीज बनाई है। तो यही चीज बताने की है कि कॉपी डीएनए किस तरह बनाता है। सबसे पहले अनवाइंड होता है, फिर ये सेपरेट होते हैं, सेपरेट होने के बाद इधर नया स्ट्रैंड बन के एक कॉपी इसकी बन गई, यहाँ पर नया स्ट्रैंड बनेगा, एक कॉपी इसकी बन गई। तो एक कॉपी एक कॉपी ये कहलाता है 2 डॉटेड डीएनए। कोई इसमें प्रॉब्लम किसी किस्म का, आपने इसको अच्छी तरह याद करना है। सिर्फ 2 स्टेप है, कोई ज्यादा इसमें मुश्किल वाली बात नहीं। 2 स्टेप है, ये हमारा टॉपिक है। पहला स्टेप अनवाइंड करना है आपने और उसको अलग कर देना है। दूसरा स्टेप में क्या करना है, न्यू स्ट्रैंड बनाना है, न्यू न्यूक्लियोटाइड इसके साथ ऐड होते जाएंगे और ये इस तरह की 2 कॉपीज बन जाएगी। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपने इसको देखना है अच्छी तरह और इसकी बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन और ये चीजें आपने अच्छी तरह देखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद कुछ और नया टॉपिक डिस्कस करें। अल्लाह हाफ़िज़।